हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आदित्य। आज हम एक ऐसा सवाल खोलने वाले हैं जो हर इंसान के दिल के अंदर छुप छुप के घूमता है। अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है और जो पाप करते हैं उनकी जिंदगी ज़्यादा स्मूथ क्यों लगती है। शायद तुमने भी कभी सोचा होगा कि मैं ईमानदारी से पढ़ाई करता हूँ, मेहनत करता हूँ, किसी को दुख नहीं देता, फिर भी प्रॉब्लम मेरी ही लाइफ में ज़्यादा क्यों आती है। और सामने वाला जो रूल्स तोड़ता है, झूठ बोलता है, शायद छोटा मोटा पाप भी करता हो, वो मस्त जिंदगी एंजॉय कर रहा है। ये सवाल सिंपल लगता है, लेकिन इसका जवाब वेद, उपनिषद, गीता, ओशो और मॉडर्न साइकोलॉजी तक फैला हुआ है। आज मैं तुम्हें एक जर्नी पे लेके जाऊंगा जहां तुम समझोगे कि दुख पनिशमेंट है या अवेकनिंग। और मेरा वादा है तुमसे, अगर तुम इसको एंड तक सुनोगे तो तुम्हारे अंदर दुख को देखने का तरीका हमेशा के लिए बदल जाएगा। तो अब चलते हैं वेद और उपनिषद की तरफ, जहां से हमारी फिलोसफी और स्पिरिचुअलिटी की असली जड़ शुरू होती है। देखो, वेद और उपनिषद एक सिंपल फॉर्मूला नहीं देते, जैसे अच्छा करोगे तो रिवॉर्ड मिलेगा, बुरा करोगे तो पनिशमेंट। जिंदगी कोई बॉलीवुड या नेटफ्लिक्स सीरीज नहीं है जहां विलन एंड में जेल या मौत पाए और हीरो को हैप्पीली एवर आफ्टर मिले। लॉ ऑफ कर्मा, हर एक्शन एक बीज है और बीज तुरंत फल नहीं देता। कुछ बीज अगले दिन उगते हैं, कुछ को बरसों लग जाते हैं। इसलिए कभी लगता है कि एक ईमानदार इंसान तुरंत दुख भुगत रहा है और एक पापी इंसान ऐश कर रहा है, लेकिन वेद कहते हैं कर्मों का हिसाब समय के साथ पूरा होता है। कब, कैसे, ये समय तय करता है, तुम नहीं। भगवत गीता में कृष्ण ने कहा है, कर्मणाय वाधिकरास्ते मा फलेषु कदाचन। मतलब तुम्हारा हक सिर्फ कर्म करने पे है, फल पर नहीं। अगर एक अच्छा इंसान भी अपने कर्म के रिजल्ट के पीछे भागेगा तो वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि फल कभी भी 100% उसके कंट्रोल में होता ही नहीं। हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि हम अपने आप को बॉडी और माइंड समझते हैं, लेकिन उपनिषद कहते हैं असली में तो आत्मा हो जो ना जन्मा ना मरा। अगर ये रियलाइजेशन आ जाए तो दुख पनिशमेंट नहीं लगता, एक टेस्टिंग ग्राउंड लगता है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर, धर्मराज, सच्चाई का देवता, फिर भी सट्टेबाजी में सब कुछ खो देता है। उनका पैसा, राज्य, भाई, पत्नी सब दांव पर लग जाते हैं। क्यों? ये अनफेयर नहीं था? बिल्कुल था, लेकिन उस दुख ने उनका कैरेक्टर को और गहरा बना दिया। अगर वो टेस्ट ना होता तो उनका धर्मराज होने का मतलब भी अधूरा रहता। अब एक और दृष्टि देखते हैं ओशो और मॉडर्न थिंकर्स की, जो इस दुख को एक नई रोशनी में समझते हैं। ओशो, जो हमेशा अपने बोल्ड और अलग सोच के लिए मशहूर रहे। ओशो कहते हैं पेन तो इनएविटेबल है, लेकिन सफरिंग ऑप्शनल है। मतलब चोट लगती है, दुख होता है, लेकिन जो कहानी हम उस दुख के ऊपर बनाते हैं वो असली सफरिंग है। ओशो बोलते हैं अच्छे लोग ज़्यादा सफ़र इसलिए करते हैं क्योंकि वो लाइफ को रजिस्ट करते हैं। वो हमेशा सोचते हैं मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और कंपेयर करते हैं उस बुरे इंसान को सुख क्यों मिल रहा है। यही कंपैरिजन उनकी सफरिंग को डबल कर देता है। एक तरफ तो रियलिटी का पेन है, ऊपर से अपने माइंड की कहानी एक एक्स्ट्रा दुख देती है। अब जरा सोचो, अगर तुम्हें किसी ने धोखा दिया तो पेन है, लेकिन अगर तुम दिन रात सोचते रहोगे मैं तो कभी किसी को दुख ही नहीं देता, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, तो दुख दुगना हो जाता है। ओशो का एक और नजरिया पापियों पे। उनके हिसाब से सभी इंसान पापी हैं, लेकिन हर इंसान अपने पाप को छोटा और दूसरे के पाप को बड़ा समझता है। एक शराबी चोर को जज करता है तो चोरी करता है, और चोर शराबी को जज करता है तो दारू पीता है। दोनों अपने गुनाहों को मिनिमाइज करके दूसरे को बुरा साबित करना चाहते हैं। ओशो कहते हैं मत बनो मोरलिस्ट, बनो कॉन्शियस। मोरल लोग कंपेयर करते हैं, कॉन्शियस लोग ट्रांसफॉर्म करते हैं, और वही ट्रांसफॉर्मेशन दुख को रोशनी में बदल देती है। सिंपल शब्दों में, मोरल इंसान हमेशा दूसरों के पाप गिनने में लगा रहता है और अपनी हालात पर रोता है। कॉन्शियस इंसान कहता है हाँ, मैं भी अपने अंदाज में इम्परफेक्ट हूँ, मुझे अपने अंदर का डार्कनेस देखना है, उससे ऊपर उठना है। यही ओशो का कोर मैसेज है। दुख इंसान को तोड़ने के लिए नहीं, जगाने के लिए होता। अब आते हैं एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट पर, रिलेटिव मोरालिटी। आपने देखा होगा
एक आदमी बिजनेस में छोटी मोटी चोरी करता है पर घर में अपने बच्चों को स्ट्रिक्ट ऑनेस्टी सिखाता है। कोई इंसान अडल्ट्री को बड़ा पाप मानता है लेकिन करप्शन को छोटा पाप। यही होता है सिलेक्टिव मोरालिटी, मतलब सोसाइटी के नॉर्म्स के हिसाब से हम अपने और दूसरों के पाप को रैंक करते हैं। और धर्म का मतलब है जो कॉस्मिक लॉ के साथ अलाइंड है, बाकी तो सब सोशल रूल्स हैं जो कल बदल भी सकते हैं। इसलिए सिनर्स या पापी लोग कभी कभी खुश लगते हैं क्योंकि सोसाइटी उनके पाप को उतना बड़ा मान ही नहीं रही जितना आप समझ रहे हो, लेकिन अंदर ही अंदर उनका बीज अपना फल देने वाला है। अब दोस्तों चलिए एक क्रॉस फिलोसफी डायलॉग करते हैं। ईस्ट और वेस्ट के थिंकर्स को एक टेबल पर बिठाते हैं। आप देखेंगे कि कितने अलग बैकग्राउंड होने के बावजूद उनके कंक्लूजन्स सरप्राइजिंगली सिमिलर हैं। स्टोइक्स कहते हैं कंट्रोल सिर्फ तुम्हारे एक्शन पर है, आउटकम्स पर नहीं। स्टोइक्स अपने मेडिटेशन में लिखते हैं यू हैव पावर ओवर योर माइंड, नॉट आउटसाइड इवेंट्स, रियलाइज दिस एंड यू विल फाइंड स्ट्रेंथ। यही बात कृष्णा ने गीता में भी कही थी, कर्मणाय वादिक्रास्ते मा फलेषु कदाचन, मतलब एक्शन हमारे हाथ में है, रिजल्ट नहीं। विक्टर फ्रैंकल एक साइकेट्रिस्ट थे जो नाजी कंसंट्रेशन कैंप में अपने परिवार के साथ अनइमेजिनेबल टॉर्चर से गुजरे। वहां उन्होंने एक बात डिस्कवर की, सफरिंग स्टॉप बीइंग सफरिंग द मोमेंट इट फाइंड्स मीनिंग। उन्होंने देखा जो प्रिजनर्स अपने दुख को किसी पर्पस से कनेक्ट कर लेते हैं, जैसे अपने परिवार से वापस मिलना या अपने रिसर्च कंप्लीट करना या सपना, वो सरवाइव कर लेते हैं। और जो सिर्फ कंप्लेन करते रहे वो टूट गए। बुद्धा ने कहा था दुख की जड़ क्रेविंग है। हम हमेशा चाहते रहते हैं ये मिले वो ना मिले, और जब रियलिटी उस क्रेविंग को ब्रेक करती है दुख होता है। ओशो ने कहा था दुख की जड़ कंपैरिजन है। जब हम अपनी लाइफ को दूसरों से तोलते हैं, उसके पास ज़्यादा सुख है मेरे पास कम, तब दुख का डबल लेयर बन जाती है। अब देखिए कितना इंटरेस्टिंग है, बुद्धा क्रेविंग को रूट कॉज बोल रहे हैं, ओशो कंपैरिजन को रूट कॉज बोल रहे हैं, स्टोइक्स और कृष्णा कह रहे हैं आउटकम छोड़ दो, फ्रैंकल कह रहे हैं मीनिंग ढूंढो। दोनों ईस्ट और वेस्ट एक ही चीज़ पर एग्री करते हैं, सफरिंग को ख़त्म करने का रास्ता एक्सटर्नल वर्ल्ड में नहीं है, वो रास्ता अंदर से शुरू होता है। या तो क्रेविंग कंपैरिजन को तोड़ दो या फिर अपने पेन को एक हायर मीनिंग से कनेक्ट करो। सिंपल लैंग्वेज में स्टोइक्स और कृष्णा कहते हैं कंट्रोल रिजल्ट में नहीं एक्शन पे रखो। बुद्धा और ओशो कहते हैं अपना माइंड के पैटर्न्स तोड़ो। फ्रैंकल कहते हैं अपने पेन को एक पर्पस दो। यानी दुनिया के सबसे बड़े फिलोसफर्स अपने अपने तरीकों से एक ही बात कह रहे हैं, एक्सटर्नल फेयरनेस को तुम कंट्रोल कर ही नहीं सकते, अपने इंटरनल रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल करके तुम दुख को ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। चलो अब थ्योरी को प्रैक्टिस में बदलते हैं। ये रही एक 5 स्टेप टूल किट जो तुम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकते हो। नंबर 1 वैदिक रिफ्लेक्शन। रोज रात को अपने आप से पूछो मैं कौन हूँ, मैं ये बॉडी हूँ, ये थॉट हूँ या उनका विटनेस हूँ। जब तुम विटनेस बन जाते हो तो सफरिंग से एक सटल डिस्टेंस क्रिएट हो जाता है। नंबर 2 ओशो डायनेमिक मेडिटेशन। दिन के कुछ मिनट अपने इमोशंस को बाहर लाओ, जोर से चिल्लाओ, डांस करो और फिर एकदम से शांत बैठ जाओ। ये एक्सरसाइज इमोशंस को स्टक रहने नहीं देती बल्कि उन्हें रिलीज करके शांति बनाती। नंबर 3 गीता प्रैक्टिस। रोज एक काम बिना रिजल्ट के प्रेशर के करो, जैसे पढ़ाई सिर्फ नॉलेज के लिए करो, मार्क्स के लिए नहीं। वर्कआउट सिर्फ डिसिप्लिन के लिए करो, 6 पैक एब्स के लिए नहीं। इससे माइंड को डी अटैचमेंट इन एक्शन का टेस्ट मिलता है। नंबर 4 स्टोइक जर्नलिंग। दिन खत्म होने पर लिखो आज के दिन मैं क्या कंट्रोल कर सकता था, क्या मेरे कंट्रोल में कुछ था या नहीं। जो चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं थी उन्हें कल के लिए छोड़ दो। ये एक मेंटल डिटॉक्स है। नंबर 5 फ्रैंकल मीनिंग एक्सरसाइज। अपने दुख को लिखो, फिर एक सवाल बनाओ, ये दुख मुझे क्या सिखा रहा है। आप देखोगे कि हर एक पेन में एक हिडन टीचर है। तो दोस्तों आज हमने एक्सप्लोर किया कि गुड पीपल को ट्रेजेडी ज्यादा क्यों लगती है,
कभी ये कर्मा का रिजल्ट होता है, कभी उनकी सेंसिटिविटी का गिफ्ट उनके लिए चैलेंज बन जाता है, कभी ये कंपैरिजन और रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई हो जाता है। और सिनर्स और पापी लोग वो सरफेस पे खुश दिखते हैं, पर अंदर ही अंदर वो अपने कर्मों का फल भुगतते हैं। वेद, गीता, ओशो और मॉडर्न साइकोलॉजी सब एक ही बात कहते हैं, पेन लाइफ का नेचुरल हिस्सा है, लेकिन सफरिंग वो हमारी चॉइस है।